नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने ममता सरकार पर लोगों की सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। कहा, पीड़ितों के साथ हम हैं खड़े। भाजपा नेता सुकांता मजूमदार ने कहा, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नहीं सुधर रहे हैं हालात। नए वक्फ कानून पर मुसलमानों में पैदा हुए भ्रम को दूर करने के लिए आज से भाजपा का देशव्यापी जागरूकता अभियान। कानून से होने वाले लाभ के बारे में दी जाएगी जानकारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में ओलावृष्टि और भूस्खलन। एनडीआरएफ की 2 टीम के साथ राहत और बचाव कार्य जारी। स्थिति का उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी लेंगे जायजा। कनाडा में अग्रिम मतदान के पहले दिन 20 लाख से अधिक लोगों ने डाला वोट। 28 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले लोगों में जबरदस्त उत्साह। और दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईस्टर। प्रभु यीशु के उपदेशों को किया जा रहा है याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर मुर्शिदाबाद हिंसा को दिल को झकझोर देने वाला उन्होंने इस घटना को बताया है। उन्होंने कहा है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में पीड़ित परिवारों ने अपने सपनों को टूटते हुए देखा है और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम ने मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर इस टीम का नेतृत्व कर रही थी। ये दौरा वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई सांप्रदायिक झड़पों के बाद किया गया। एनसीडब्ल्यू की टीम ने पीड़ितों से बात की। जहां जहां मैं जा रही थी, बात कर रही थी उन महिलाओं के साथ, उनका आक्रोश हमें हिला देता है। उनका बार बार एक ही कहना था कि हमारा क्या कसूर है। अपने ही प्रदेश में, अपने ही गांव में निर्वासित होना, अपना ही गांव, अपना घर जो खुद का है, जिसने कमाया है, अपना मेहनत के साथ बनाया है, बहुत सपने लेकर, उस घर को, अपने सपनों को बर्बाद होते हुए उन्होंने देखा है। उनका सब कुछ खत्म हो गया है और इन चीज को लेके हुए वो इतना ही पूछ रही है कि हमारा क्या कसूर है कि अपने ही जगहों में, अपने ही गाँव में हम निर्वासित हो गए। और वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्होंने जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विजया रहाटकर ने ममता सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आखिर राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों के सम्मान और सुरक्षा के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं। इस विषय की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या इस विषय को तकलीफ जो हुई है उन महिलाओं के साथ सरकार कितनी खड़ी रही है? कितने लोग उनको मिलने के लिए गए हैं? उनके सुरक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? आज वो लोग बाहर रह रहे हैं। वो लोग कब तक बाहर रहेंगे डर के मारे? उनको एक डर के बिना अच्छा माहौल उनको कब मिलेगा? इस विषय पे सभी ने बात करनी चाहिए। ये संपूर्णतः जिम्मेदारी जो है महिलाओं को सुरक्षा देने की, ये पश्चिम बंगाल सरकार की है। सरकार उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, वहाँ का डर का माहौल खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करे। और वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। मैं आज पश्चिम बंगाल की सरकार को मैं तत्काल और दृढ़ता के साथ कार्रवाई करने का मैं आग्रह करती हूँ। ये हमारे अपने लोग हैं, अपनी बेटियां हैं, पश्चिम बंगाल की बेटियां हैं, बहू है। इनके साथ आप डट के खड़ा रहिए। इनकी जो तकलीफें हैं उस तकलीफों को आप समझ कर लीजिए और उसी के साथ साथ
उनको न्याय मिलने के लिए आप तत्काल उस व्यवस्था को आप बनाइए। उनका ध्यान रखना, उनको आधार देना, उनका मनोधैर्य बढ़ाना और जो उनका नुकसान हुआ है इस नुकसान को त्वरित उसको भरने के लिए काम करना ये आपका काम ही बनता है। और भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में लगी हुई हैं और पश्चिम बंगाल पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और उन्हीं की भाषा में बोल रही है। Mamata Banerjee is blaming RSS. Mamata Banerjee is blaming BJP. This person, I think his name is Safikul or something like that. I have forgotten the name. Whether he was a member of BJP or whether he was a member of RSS. So that person is organized. That person is responsible for organizing the riot according to the version of police. So first of all, let Mamata Banerjee clear the whole citizen of Bengal whether Mamata Banerjee is giving the false statement or her police working under her leadership is giving the false statement. Who is false? और वहीं मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार लगातार घेरे में है। भाजपा लगातार ममता सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रही है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करना चाहती हैं। हिंदू वर्ग में असुरक्षा का माहौल है। ममता बनर्जी कि ठीक नाक के नीचे जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसजनक है और उसके बाद ममता बनर्जी की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर दिखाती है कि ममता बनर्जी केवल एक वर्ग की राजनीति करना चाहती हैं। आज लोगों में डर है। महामहिम राज्यपाल भी वहाँ पर गए, उन्होंने भी हालात का जायज़ा लिया है और वहाँ पर हिंदू वर्ग को बड़ी असुरक्षा है। प्रश्न उठता है कि बंगाल में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या ममता बनर्जी इसका वचन बंगाल के लोगों को देंगी? और वहीं नए वक्फ कानून के लाभों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। यह अभियान 5 मई तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य अफवाहों को दूर कर ये बताना है कि वक्फ अधिनियम मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह से फायदेमंद है। विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में अफवाहें फैला रहा है। ऐसे में भाजपा बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाकर इन अफवाहों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पार्टी का फोकस खासतौर से गरीब मुस्लिमों और महिलाओं पर रहेगा। इसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान नाम दिया गया है। पार्टी ने इसे लेकर देश भर में संपर्क, संवाद और अन्य कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की है। इसके अलावा भाजपा वक्फ संशोधन के लाभों को घर घर तक पहुंचाएगी। वक्फ संशोधन कानून के प्रभावी होने के बाद से ही देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में भी जमकर हिंसा हुई है। और इंदौर में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के समर्थन को लेकर एक भव्य आयोजन किया गया। मुस्लिम समाज की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। सैकड़ों मुस्लिम परिवारों ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुईं और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में इंदौर से लोकसभा सांसद शंकर लालवानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने वक्फ को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अब वक्फ संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही निगरानी शुल्क 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं अब वक्फ बोर्ड की बैठक हर महीने अनिवार्य रूप से होगी और इसमें स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिससे समस्याओं का आसानी से समाधान हो सकेगा। ये पहला कार्यक्रम यूसुफ भाई के नेतृत्व में यहाँ पर हो रहा है और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार बहनें ज्यादा संख्या में आई है और उन्होंने मोदी जी का शुक्रिया अदा किया है कि वक्फ बिल के आने के बाद जो संपत्ति है वो समाज से खास करके अल्पसंख्यक बहनों भाइयों के उत्थान के लिए रही है। एक पारदर्शिता के साथ काम होगा। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक जो फैसला मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसको लेके हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों को उत्साह है।
और वहीं केरल के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ दलों ने वक्फ कानून को लेकर काफी दुष्प्रचार किया है, वे इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। I think, unfortunately, some parties have created a misinformation and propaganda around the bill, and they have also gone to the Supreme Court to try and block the bill. Everybody in the country, and including in people in Munammam, know who has really worked hard to solve their problems, who has brought the legislation, and who, in turn, for the last 35 years, has done nothing for their problems. रामबन के बावली बाजार में बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ के कारण कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं और वहीं कई मकानों को भी क्षति पहुंची है। स्थानीय लोग घटना के बाद बेहद डरे हुए हैं और इस बीच एनडीआरएफ की 2 टीम उधमपुर से रामबन के लिए रवाना हो गई है। ये टीम राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय प्रशासन की मदद करेगी। यहाँ फिश पॉइंट की 7 दुकानें होती थी सर, ये रात को 3 साढ़े 3 बजे के फ्लड आने के कारण से ये सब दुकानें तहस नहस हो चुकी हैं। हमें कुछ समझ नहीं लग रहा है सर, हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हमारा रोजगार, हमारा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें सामान निकालने तक का मौका नहीं सर मिला है। क्या हुआ, कैसे समझ सर, मुझे हमें कोई पता नहीं लग रहा है। ये नॉर्मल कम से कम सर 12-13 दुकानें थी जो, और ऊपर घर भी था, तो वो भी तहस नहस हो चुका है सर। आप देख रहे हो कि जहाँ पीछे कितना नुकसान हो रखा है, बहुत ज्यादा डर का माहौल है। और वहीं संवेदनशील जगहों से कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम सड़क मार्ग से घटनास्थल पर जा रहे हैं क्योंकि मौसम की स्थिति हेलीकॉप्टर के लिए अनुकूल नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम वहां जाकर स्थिति का आकलन करेंगे। भारी बारिश और ओलावृष्टि से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ये बदकिस्मती है, लेकिन क्लाउड ब्रस्ट है और मैं और सजाद शाहीन साहब जो ऑनरेबल एमएलए हैं बनाल के, वो भी मेरे साथ, हम दोनों जा रहे हैं। और एक टीम कश्मीर से, क्योंकि चॉपर उड़ नहीं सकता, यहाँ मौसम खराब है अभी भी, हम बाई रोड ही नहीं कर रहे हैं। काफी नुकसान है, नेशनल हाईवे को काफी नुकसान हुआ है, ब्रिजेज को नुकसान हुआ है, घर भी गिरे हैं, बकरवाल फैमिलीज हैं, उनकी बकरियां मर के, भेड़ू मर के, वहाँ 2 डेथें भी हो गई हैं। तो लिहाजा ये दुख की घड़ी है। तो इसमें आप, मैं यही कहूंगा कि मैं अब रामबन निकल रहा हूँ और उसके बाद आके हम कुछ वहाँ की जब सिचुएशन अपनी आंखों से देख के आएंगे। लोगों की इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं, रामबन बनाल के खिता चिनाब वैली के अंदर, और जहां जहां भी हुआ, जब बाकी जम्मू कश्मीर में जहां जहां भी नुकसान हुआ है, सरकार उनके साथ है। और उधर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 का जो मार्ग है वो बाधित हो गया। एसएसपी ट्रैफिक राजा आदिल हमीद ने बताया है कि एनडीआरएफ की 2 टीम उधमपुर से रामबन के लिए रवाना हो चुकी है। बारिश और भूस्खलन के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और इसलिए इस मार्ग पर यात्रा न करें। कि पूरी रात जो है रामबन और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में बहुत रेनफॉल हुआ है, थंडरिंग हुई है, तो जिससे नेशनल हाईवे 44 बहुत सी जगह पे जो है टूट गया है, बहुत सी जगह पे लैंडस्लाइड्स आई हैं, जिससे इमीडिएट फ्यूचर में जो रोड जो है अभी ट्रैफिक चलना बहुत मुश्किल लगता है, अभी अपना ट्रैवल अंडरटेक ना करें। दिल्ली सरकार ने लोगों को जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए 1111 पानी टैंकर को हरी झंडी दिखाई है और ये टैंकर खास हैं क्योंकि ये जीपीएस सिस्टम से लैस हैं। पानी के टैंकरों पर सही निगरानी रखने के लिए बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में एक नया कमांड सेंटर बनाया गया है और यहाँ से टैंकरों की हर गतिविधि को रियल टाइम यानी कि तुरंत देखा जा सकेगा। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक ये हाईटेक सिस्टम टैंकर की मूवमेंट, स्पीड और पानी की डिलीवरी के समय पर नजर रखेगा और इससे ये सुनिश्चित होगा कि हर टैंकर समय पर और सही जगह पर पानी पहुंचाए। दावा है कि इससे पानी की बर्बादी और चोरी पर रोक लगेगी और इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा है कि इससे पहले की सरकारों में हमेशा टैंकर माफिया नाम से पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार होता था। जनता के लिए जो पानी भेजा जाता था वो पानी कहाँ जाता था उसका कोई अता पता नहीं चलता था। अब ये नई सरकार पूरी तरह से पारदर्शी है और जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। पहले की सरकारों में हमेशा टैंकर माफिया नाम से कितना बड़ा पूरे सिस्टम में लीकेज होता था, भ्रष्टाचार के अड्डे खुले हुए थे, पानी जो कि जनता की सुविधा के लिए भेजा जाता था परंतु वो कहाँ जाता था इसकी कोई गिनती होती नहीं थी। अब
ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली दिल्ली की नई सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी और सुगम जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे से पहले घाटमपुर स्थित नवेली प्लांट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की तैयारियों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज ईस्टर का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन प्रभु यीशु का पुनर्जन्म हुआ था और ये त्योहार ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये गुड फ्राइडे के बाद आने वाले संडे को मनाया जाता है, इसलिए इसे ईस्टर संडे भी कहते हैं। इस खास अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। साथ ही लोग प्रभु यीशु के उपदेशों को याद करते हैं। ये दिन प्रेम, बलिदान और पुनः जीवन का त्योहार है, जो हमेशा हमें आशा और विश्वास सिखाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि सभी को ईस्टर की बधाई। इस अवसर पर हम ईसा मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। यह त्योहार नई उम्मीद और नई शुरुआत की भावना को प्रेरित करता है। ईसा मसीह की शिक्षाएं मानवता को प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। आशा और आनंद का ये त्योहार सभी के लिए शांति और समृद्धि लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईस्टर की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि सभी को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ईस्टर इसलिए खास है क्योंकि दुनिया भर में जयंती वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये पवित्र अवसर हर व्यक्ति में आशा, नवीनीकरण और करुणा की भावना जगाए, चारों ओर खुशियां और सद्भावना हो। चुनाव कनाडा ने चुनाव पूर्व अनुमानों की घोषणा की है और इसके अनुसार अग्रिम मतदान के पहले दिन शुक्रवार को लगभग 20 लाख से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। चुनाव कनाडा के लिए अटलांटिक क्षेत्र में क्षेत्रीय मीडिया सलाहकार फ्रांसवा एन गुहार्ड के अनुसार 2021 में पिछले चुनाव में अग्रिम मतदान के पहले दिन की तुलना में मतदान प्रतिशत 36% अधिक है। कनाडा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो आने वाले दिनों में अधिक भीड़ को संभालने के लिए समायोजन करेगा, क्योंकि कई मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों का सामना करना पड़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा की और ये युद्ध विराम रूसी समय अनुसार शनिवार शाम 6 बजे से रविवार रात 12 बजे तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने ये घोषणा जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल गेरासिमोव के साथ एक बैठक में की। क्रेमलिन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि यूक्रेन भी इसी तरह का कदम उठाएगा और ईस्टर के दौरान इस अवधि के दौरान सभी तरह की गोलीबारी बंद कर देगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को हमास पर दबाव बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इजरायल के पास जीत तक अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री का ये बयान तब सामने आया जब इस सप्ताह हमास ने अस्थायी संघर्ष विराम के लिए इजरायल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बजाय बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते की भी मांग की थी। गौरतलब है कि हमास ने वर्ष 2023 में इजरायल पर हमला किया था। मार्च में इजरायल ने गाजा को पूरी तरह से बंद कर दिया था और युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए वार्ता विफल होने के बाद 18 मार्च को फिर से हमला शुरू कर दिया गया।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल को 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति सबसे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो पिंक सिटी का भ्रमण करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंस के स्वागत के लिए जयपुर में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। 22 अप्रैल को वो ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा करेंगे, जहां उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली यूएस इंडिया बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को लेकर अपना विजन साझा करेंगे। बिजनेस समिट के बाद उपराष्ट्रपति वेंस राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। 23 अप्रैल को वो आगरा जाकर ताजमहल का दीदार करेंगे। 24 अप्रैल को वो वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंस की यात्रा के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी उषा, बच्चे समेत अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी भी होंगे। 2013 के बाद ये किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा है। इससे पहले 2013 में जो बाइडेन उपराष्ट्रपति रहते हुए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल से सऊदी अरब की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के जरिए भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। 2016 और 2019 के बाद पीएम मोदी की सऊदी अरब की ये तीसरी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल के बीच सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर सऊदी अरब जा रहे हैं। 2016 और 2019 के बाद यह पीएम मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। Prime Minister's engagements will include a one-on-one meeting with His Royal Highness the Crown Prince, as well as formal engagements that include a ceremonial welcome and bilateral talks. The two leaders will co-chair the second meeting of the Strategic Partnership Council. भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जन जन के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग साझा करते आए हैं। ऐसे में पीएम की यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। Saudi Arabia hosts a very large Indian expatriate community, possibly the second largest expatriate community of its kind anywhere in the world. Saudi Arabia is a leading voice in the Islamic world and is increasingly playing an important role in regional developments. भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को जहां नई गति देगा, वहीं ये क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वेव समिट में कॉस्प्ले चैंपियनशिप 2025 में देश भर के उत्साही रचनाकार, कलाकार और प्रशंसक हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। मुंबई में कॉस्प्लेयर्स के लिए वर्ल्ड कार्ड शोडाउन आयोजित किया गया था और शॉर्टलिस्ट किए गए फाइनलिस्टों की घोषणा भी कर दी गई है। पेश है एक खास रिपोर्ट। कॉस्प्ले चैंपियनशिप 2025 को भारत की सबसे प्रतिष्ठित और समावेशी कॉस्प्ले प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है, जो वेब समिट की जीवंत पृष्ठभूमि में आयोजित की गई है। मुंबई में कॉस्प्लेयर्स की रचनात्मकता और जुनून देखने को मिला कॉस्प्लेयर्स वेब्स के लिए वाइल्ड कार्ड शोडाउन में। हमने कॉस्प्लेयर्स को एक मौका दिया है जहां पे वो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर कॉस्प्लेयर्स की तरह कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वेव समिट में इनके लिए एक बड़ा मौका मिलेगा जहां पे वो नेशन वाइड लेवल पे कॉस्प्ले इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकते हैं एंड वहां पे पार्टिसिपेट करके अपना एक करियर बना सकते हैं। वेव्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप शोडाउन काफी बेहतर तरीके से हुआ। जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें जो एनर्जी थी, एंथुजियाज्म थी, वो अलग लेवल की थी। अभी एक कॉस्प्लेयर की चैंपियनशिप का नाम पे एक इवेंट अभी कर लिया था हमने। बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स हैदराबाद से ऑलरेडी हम तो कंप्लीट कर चुका है उधर, और आज हम तो कोशिश किया था सबसे अच्छा, लेकिन इधर तो अलग ही हो रहा है। मतलब इतना सारे कॉस्प्लेयर्स हम तो
एक्सपेक्ट किया भी नहीं। 50 से ज्यादा वाइल्ड कार्ड प्रतिभागियों में से 30 कॉस्प्लेयर्स को उनकी असाधारण रचनात्मकता, शिल्प कौशल और प्रदर्शन के लिए चुना गया। वाइल्ड कार्ड शोडाउन ने इन जोशीले कलाकारों को अपने हुनर दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर बहुत कम मिला है, मतलब इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन कल्चर कॉस्प्ले के मामले में। ऐसा नहीं कि लोग करते शायद बहुत लोग को उतना अप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलता होगा, तो मोटिवेशन नहीं मिलता होगा करने के लिए। बट मेरा ऐसा बोलना है कि अगर हमारे होम ग्राउंड पे अगर हम हमारा कल्चर अपस्टैंड नहीं करेंगे, तो हम बाहर वालों को, जो लोग का कल्चर हम इधर अडॉप्ट करें, उनको हम कैसा एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं। इंडियन माइथोलॉजी का कैरेक्टर्स भी कॉस्प्ले कर सकते हैं। यूजुअली हम अगर इवेंट्स में जाते हैं तो हम ऐसे एनिमे मांगा वगैरह ही कर लेते हैं, बट यहाँ पे जब मैंने इंडियन माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स देखे, मैंने पर्सनली नहीं किया बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक अच्छा एडिशन था। मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा इसका ऑन दूरदर्शन एंड मैंने सोचा कि इसमें जाया कैसे जा सकता है, मे बी मैं ऐसे ही अटेंड कर लूँ। एंड फिर मुझे कॉस्प्ले का अपॉर्चुनिटी दिखा एंड मैं यहाँ पे कॉस्प्ले करने आई हूँ। वेब्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप क्रिएटर्स स्ट्रीट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये चैंपियनशिप पारंपरिक भारतीय कहानी कहने और वैश्विक पॉप संस्कृति के बीच दूरी को पाटने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे भारतीय रचनाकारों को वो प्रसिद्धि मिले जिसके वो हकदार हैं। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, मुंबई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।